हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग यूपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था 2024 का उसको एनालिसिस करेंगे। ऐसा क्यों? अब देखो, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर चाहे वो आप जियो साइंटिस्ट का ले लो, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, ओके, एनडीए हो गया, ये एग्जाम्स कुछ ऐसे हैं जहां से यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछ रही है उसी क्वेश्चंस का कोई ना कोई स्टेटमेंट उठा के वो या तो इस प्री में दे देगी या फिर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे उसको उठा के इन एग्जाम्स में पुट कर देगी। तो यूपीएससी का जो अपना एक फेवरेट पार्ट है जहां से वो क्वेश्चन पूछती है, लाइक ज्योग्राफी बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ठीक है, और पॉलिटी की बात करें तो वहां से पार्लियामेंट वाला पोर्शन हो गया, प्रेसिडेंट वाला पोर्शन हो गया, ओके। कुछ एरियाज ऐसे हर हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ एरिया ऐसे हैं जहां से रेगुलर यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। तो अपना मोटिव यही है कि वो जो क्वेश्चंस है या उस प्रॉपर जो एरिया है वहां से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस भी टाइप के पूछे जाते हैं, वो सब पर अपनी कमांड स्ट्रांग हो जाए, ताकि वहां से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब आप लोग क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत हो जाए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से। ठीक है, तो एक तो जो गलत हो रहा है, जो आता ही नहीं है तो उसकी तो बात ही अलग है, बट आते हुए भी जो दुख होता है वो बहुत बड़ा है भाई। क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। फर्स्ट स्टेटमेंट ये रही आपकी। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उससे वायुमंडल जो है हमारा वो ज्यादा गर्म होता है, ओके। सेकंड है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। ये यहाँ पर इंग्लिश में ये रहा आपका कि जो एटमोस्फेयर है वो हीट होता है मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्योंकि अब देखो मैं आपको बता दूं, ये हमारी अगर अर्थ हो गई, ठीक है, और ये हमारा सन हो गया, यहाँ से ये इसकी रेजें आ रही हैं, ये क्या है, शॉर्ट वेव्स है, और यहाँ से फिर हीट अपने निकाल रही है पृथ्वी वापस वायुमंडल में, तो ये हमारी क्या है, लॉन्ग वेव्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि जो एटमोस्फेयर है वो हीट होता है मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब यहाँ पृथ्वी के हमारे चारों ओर क्या है, यहाँ हमारी गैसें हैं, तो ये क्या करती हैं, ये जो शॉर्ट वेव्स हैं इनको तो आने देती हैं, ठीक है, बट ये जो लॉन्ग वेव्स जो जा रही हैं यहाँ से वापस, तो इनको क्या कर देती है, इनको रोक देती है भाई, यहीं पर स्टक कर देती है एकदम। तो मेनली जो ये वेव्स है ये ऊपर फाइनल एटमोस्फेयर के क्रॉस करके तो नहीं गई, यहीं पर रुक गई, यहीं पर स्टक हो गई। तो मेनली जो हमारी जो अर्थ है वो गर्म हुई किससे, लॉन्ग वेव से, लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन जो होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रही है कि हीटेड मोर बाय इनकमिंग, क्या है, इनकमिंग से गर्म हुई नहीं, इनकमिंग से तो गर्म नहीं हुई, ये किससे हुई, ये आउटगोइंग जो गई है, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आया था, आपने अगर सीडीएस का एग्जाम दिया होगा, सीडीएस या सीएपीएफ में एक में आया था कि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव करके, ठीक है। अब देखो वही वही डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो बोल पूछा है आपसे इनकमिंग और आउटगोइंग के बेसिस पर, बट सीएपीएफ और सीडीएस वाले में पूछा था कि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। अब आपको पता होना चाहिए जो इनकमिंग है उसे बोल रहे हैं शॉर्ट वेव, क्योंकि वो क्रॉस हो गई यहाँ से, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो गैसेज है, उन्होंने अपने आप से ये अपने अंदर से जाने दिया, इसको क्रॉस कर गई। बट जो लॉन्ग वेव है, लाइक आउटगोइंग वेव्स जो है, ठीक है, आउटगोइंग जो सोलर रेडिएशन है, उनको क्या कर लिया, उनको यहीं पर स्टक कर दिया, रोक दिया उनको। तो नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये तो हो गई रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फियर आर गुड एब्जॉर्ब ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। भाई लॉन्ग वेव रेडिएशन जो गई हैं उन्हीं को ही तो रोका है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया इन गैसेज ने, तो स्टेटमेंट सेकंड सही होगी। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, यहां पर देखो, स्टेटमेंट वन है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ओके। अच्छा, हम लोग जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ओके। तो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। ये कह रहा है कि जो थिकनेस है, जो मोटाई है, अब मान चलो ये हमारी अर्थ है और ये रहा इक्वेटर, तो ये जो यहाँ से ए से जाएगी और इस तरीके से, अब देखो यहाँ पर हाइट देखो
और यहाँ पर हाइट देखो, तभी तो हम बोल रहे हैं यहाँ 18 किलोमीटर और यहाँ 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि थिकनेस जो है ट्रोपोस्फियर की वो इक्वेटर पर तो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। ओके, अब देखो करंट्स, अब देखो विंड, भाई विंड अगर चल रही, देखो एक तो है विंड का फ्लो वर्टिकल ऐसे, और एक होता है हॉरिजॉन्टल ऐसे। जो वर्टिकल है इसे बोल रहे हैं कन्वेक्शनल करंट, ऐसे करंट बोल रहे हैं कन्वेक्शन वर्टिकल ऊपर जा रही, और इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं विंड जो ये चल रही है हॉरिजॉन्टल, और इसे एडवेक्शन बोलते हैं। समझिए, तो ये बोल रहा है कि कन्वेक्शन, तो यहां पर जो विंड उठी क्या है ऐसे उठी, नहीं, ये कैसे उठी, वर्टिकल उठी है। ओके, क्या ऐसे ऐसे गई है क्या, देखो ये मैंने इधर डायग्राम बना रखा है इस तरीके से, बट ये ऊपर आसमान की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर उठेगी ऐसे करके, ये ऐसे नहीं चलेगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये ऊपर उठी कन्वेक्शनल करंट की वजह से। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है, बट अब भैया एक जो यूपीएससी का खेला है वो ये है कि क्या ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है। ओके, स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, तो बिल्कुल हाँ भाई, क्योंकि इसी की वजह से ही तो जा रही है वो, इसी की वजह से तो यहाँ पर मोटाई थिकनेस ज्यादा है। समझ गए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक। अच्छा देखो, आपने बहुत बार न्यूज में सुनते रहते हैं कि यार उस जगह पर ज्वालामुखी फट गया, इंडोनेशिया में फट गया, कभी कहीं फट गया, कभी यूएसए के अंदर, कभी कहीं पर। तो उसमें से क्या क्या इरप्शंस, लाइक जो जो चीजें उसमें से प्रोडक्ट्स वगैरह जो निकलती हैं। ठीक है, उसकी बात करें, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस ये है भाई, बिल्कुल है। एस, राख वगैरह, डस्ट, धूल, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, ये भाई निकलते हैं बिल्कुल, चारों चारों ही। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, देखो मैं हिंदी में बता रहा हूँ और हिंदी में यहाँ पर दिया भी हुआ है, ये रही, अगर आपको यहाँ पे ही पढ़ना है तो ये रहा, ज्वालामुखी है, मलबा, राख, धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है कि जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र। अब भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो मैं इंग्लिश पर क्यों थोड़ा आपको फोकस कराता हूँ, क्योंकि देखो इंग्लिश में आपको सारी चीजें सेम टू सेम दिख जाएंगी, बट वो जो जो क्वेश्चन पेपर में हिंदी जो आती है ना वो गूगल ट्रांसलेट होती है, आप बहुत बार देखोगे भी। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपने डिस्क्लेमर में पहले ही लिख के रखते हैं कि भैया अगर कोई क्वेश्चन या लैंग्वेज को लेकर कोई दिक्कत होगी तो हम इंग्लिश को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको इंग्लिश में थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। फॉलोइंग इज आर करेक्ट इंटरफेरेंस या इन्फेरेंसेज फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी का महीना आपको पता होगा भाई, ठंड होती है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लगा लो। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, नॉर्थ इंडिया की तो मैंने बात, सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। ओके, तो आइसोथर्मल लाइंस क्या होती है, आइसोथर्मल जहां पर टेम्परेचर जो है, थर्मल भाई टेम्परेचर एक समान। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर वन है, वन है, वन है, वन है, इस तरीके से, तो ये थर्मल लाइन ऐसे ऐसे जाएगी बिल्कुल सीधी। बट बात करें अगर यहाँ पर वन है, यहाँ टू है और यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, यहाँ वन है, तो ये लाइन ऐसे ऊपर है कि ऐसे क्रॉस हो जाएगी। समझ गए। तो ये पर यहाँ पर इस चीज को लेकर है, ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि द आइसोथर्म डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ओके, अब देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जो हमारा ओशियन है वो ना तो जल्दी से गर्म होता है और ना ही जल्दी से ठंडा होता है, पढ़ी होगी। तो बात हम लोग कर रहे हैं, देखो जनवरी का महीना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा जनवरी में, जनवरी में भाई ठंड होगी, ठंड होगी। तो ठंड होगी, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंट वाला पार्ट होगा और एक ओशन वाला पार्ट है। तो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट तो ठंडा हो जाएगा जल्दी ही, मान चलो मैं यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री लगा लूं, तो ओशन तो अभी भी गर्म सा ही है। हम्म, और वैसे भी यहाँ पर, अब देखो ये ओशन अगर गर्म है तो यहाँ पर टेम्परेचर मान चलो, मैं एक नॉर्मल सी बात की तरफ देख रहा हूँ, ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मुझे इसके बराबर टेम्परेचर चाहिए तो यहाँ इसके इक्वल में तो आएगा नहीं। अब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर आर्कटिक सर्कल है और ऊपर, ठीक है, यहाँ पर, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, तो ये जो लाइन है ये ऐसे थोड़ी ना जाएगी, क्योंकि बराबर यहाँ पर थोड़ी मिला है ऐसे, अब 0 डिग्री तो यहाँ आएगी ना इस तरीके से, तो ओशियंस की तरफ तो ये नॉर्थ में हो जाएगी भाई। और कॉन्टिनेंट, अब देखो यहाँ से मैंने क्रॉस कर लिया, इक्वेटर है और यहाँ
सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ही ओशन है, तो भाई कॉन्टिनेंट के साउथ में शिफ्ट होगी। समझिए, तो ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। सेकंड बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। अब भाई अब खुद देखो यार, कोल्ड ओशन करंट है, ये तो ठीक है कि हम मान ले कोल्ड ओशन करंट है, बट गल्फ स्ट्रीम ये तो गर्म है भाई, ये कहाँ से ठंडा बना देगी? तो ये गलत है भाई। आज तरफ बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है बेंड्स तो होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बेंड हो रहा है, ये देखो ये इस तरीके से, क्योंकि जहां पर सेम टेम्परेचर है वो लाइन वहां पर जोड़ेगी ना, उसे ज्वाइंट करेगी। तो ओनली वन करेक्ट सही है, और ये सेकंड जो है वो रॉन्ग है। समझ गए? नेक्स्ट ये देखो पांचवा क्वेश्चन ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग countries are well known as the two largest कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कोको, देखो इसमें ऑप्शन आएगा सी, कोटे दी ओवरी और घाना। मेन चीज यहाँ पर आ जाती है कि ये जो ये कोकोआ है, कोकोआ मेनली प्रोड्यूस होता है ट्रॉपिकल जोन में। क्या ट्रॉपिकल जोन? ट्रॉपिकल जोन नियर इक्वेटर, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो टोटल 70% जो प्रोड्यूस करता है वो लाइक ज्यादातर कौन से हैं, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीकन नहीं अफ्रीकन कंट्रीज। कौन कौन से अगर मैं बात करूँ, घाना, ओके, और ये इवोरी, ये कोटे दी इवोरी हो गया, नाइजीरिया हो गया, और ये यहाँ पर कैमरून। ये चार कंट्रीज ऐसे हैं जो 70% कोका प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें से भी 50% के समथिंग ये घाना और इवोरी करते हैं। तो सोचो, अगर ये चार 70% कर रहे हैं और 50% अगर ये घाना और इवोरी कर रहे हैं, तो मेनली सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? तो घाना और इवोरी हो जाएगा ना। तो बाकी का बची 25% तो ये हो गया नाइजर और ये सॉरी नाइजीरिया और कैमरून, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इस वजह से ऑप्शन होगा इसका सी। तो यहाँ पर ये हमारे जो पांच क्वेश्चन है इसमें तो आपको कोई डाउट वगैरह होगा नहीं, तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि क्यों वो स्टेटमेंट सही है। ओके, जैसे देखो यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ये स्ट्रीम्स वगैरह से कि कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं और कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, तो यहाँ पर पता होना चाहिए गल्फ स्ट्रीम गर्म है। ओके, और ये जो थिकनेस है, थिकनेस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ये सिक्स क्वेश्चन है कि पश्चिम पश्चिम से पूरब की ओर अगर जा रहे हैं, तो ये जो हमारी जो गंगा रिवर है, तो उसमें नदियों के बारे में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं गंगा रिवर में। तो अगर मैं गंगा रिवर की ऐसे बात करूं, तो यहाँ पर गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, और ये कोसी। तो इस तरह से इसका रेंज वो बनेगा। और इसमें भी अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर भी अगर कुछ चीजें अगर देखनी है, तो आपको यहाँ से आगे भी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आगे आपको एक रिवर मिलेगी, ये मिलेगी रामगंगा। रामगंगा, समझ गए? और ये गंडक और कोसी के बीच एक और मिलेगी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और इसके बाद भाई ये एक मिलेगी महानंदा, महानंदा। अगर ऐसी चीजें भी आ जाएंगी तो। और बाकी रामगंगा के बाद आपको साउथ में ये तो नॉर्थ वाली हो गई, साउथ वाली बात करोगे तो यहाँ पर यमुना हो गई, और उसके बाद आप बात करोगे कर्मनासा, कर्मनास रिवर हो गई। अच्छा, सोन रिवर के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं, सोन रिवर साउथ ट्रिब्यूटरी है या फिर गंगा की नॉर्थ ट्रिब्यूटरी है? तो ये कौन सी है? ये साउथ ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? ये आ गई सोन रिवर, साउथ ट्रिब्यूटरी। ओके, तो और बाकी आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या चीजें मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से एक जो बनता है, जो बहुत बार पूछा जाता है कि बद्रीनाथ जो माउंटेन है, बद्रीनाथ, यहाँ से एक रिवर निकलती है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा ये रिवर निकल रही है, और यहाँ से इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया ज्वाइन करके, और यहाँ पर यहाँ एक क्या है, बंदरपूछ या यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद। यहाँ से एक रिवर निकलती है यमुना, कौन सी? यमुना। ये इसे ज्वाइन करती है यहाँ, ये क्या है, इसे बोल रहे हैं प्रयागराज। और यही रिवर जो यहाँ से अलकनंदा बन के निकल रही है, यहाँ ये इधर बन जाएगी गंगा, समझे? और यहाँ पर एक हम हिमनद की बात करते हैं, वो है कौन सा? गंगोत्री। और यहाँ से निकलेगी
क्या रिवर? भागीरथी। और भागीरथी रिवर जब ऐड हो जाएगी इस रिवर में, अलकनंदा में, तब वो बनेगी गंगा। तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि गंगा किस किस रिवर के मेल से बनी है। ठीक है, पेयर्स में अगर देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा। समझ गए? सेम ऐसे ही केदारनाथ है। बहुत बार आप देव पढ़ते हुए केदारनाथ पर जाएंगे घूमने के लिए, ये सारी चीजें, तो वहां से एक चोराबारी ग्लेशियर है। चोराबारी ग्लेशियर यहाँ से निकल रही है। कौन सी रिवर? मंदाकिनी। तो ये यहाँ ज्वाइन करेगी, जो ये मेल मिलेगा, ये कौन सा प्रयाग है? रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग है। और जो जहां पर ये भागीरथी अलकनंदा से मिली, ये है देवप्रयाग। और यहाँ तो प्रयागराज है ही भाई। समझ गए? और ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा रिवर जो निकल रही है, इसमें एक रिवर ऐड होगी। कौन सी? धौली गंगा। धौली गंगा। तो ये रिवर जो ऐड, जो यहाँ पर जो संगम बना, वो क्या है? उसे बोल रहे हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। उसके बाद फिर ये रिवर आगे बढ़ी, फिर इसमें एक रिवर और ऐड हुई, नंदाकिनी। अब नंदाकिनी जब बात कर रहे हैं तो ये हम लोग बात कर सकते हैं नंदाकिनी से नंद प्रयाग। समझ गए? फिर उसके बाद एक रिवर और ऐड हुई, जिसे हम बोल रहे हैं कौन सी? पिंडार रिवर। पिंडार। और ये कहाँ पर? ये है कर्ण प्रयाग में। तो ये एक चीज, क्योंकि मैंने ये चीज क्यों बताई है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आया है भाई इस चीज से। ये एक प्रॉपर डायग्राम जो मैंने बनाया है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है भाई, अलकनंदा रिवर कहाँ पर, और ऐसे नंदाकिनी दे दिया बोल के कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, नंदाकिनी, पिंडार, या फिर ऐसे बोल सकता है कि नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, वो कौन कौन से मेल से, कौन कौन सी नदियों के मेल से बना है। ठीक है? तो उस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। ठीक है, जो हम वेदरिंग की बात कर रहे हैं। ओके। सेकंड है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो रेन वाटर है उसमें CO2 प्रेजेंट होता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि वर्षा जल में जो रेन वाटर है, उसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ओके, एटमॉस्फेरिक O2 प्रेजेंट होती है। तो बिल्कुल भाई वो भी होती है। अब देखो, हमने भाई एक स्टेटमेंट वाले, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़े, बट यहाँ पर तो तीन स्टेटमेंट हो गई। क्या किया जाए? तो ए बोल रहा है कि कथन दो और कथन तीन दोनों सही है, और दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। तो भाई यही स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि देखो दोनों तो सही है ही, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट है, उस वजह से यहाँ पर जो वेदरिंग जो हो रही है रॉक्स की, वो सही है। और केमिकल वेदरिंग में तो आप लोग बात कर सकते हो सॉल्यूशन की, ऑक्सीडेशन की, डीकम्पोजिशन की, वो चीजें भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये यहाँ सर मैपिंग से आ गया। अच्छा, मैं जो हमारी PT 365 मैं बता रहा था आपको, तो आर्ट एंड कल्चर और हमारा पॉलिटी वाला तो हो गया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन वाला स्टार्ट करेंगे। उसका फायदा ये है कि आप खुद देखोगे कि हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस मैपिंग से, या फिर जो इंटरनेशनल न्यूज रही होती है, या फिर या तो वो अपनी जो वहाँ पर ट्रांसह्यूमेंस होता रहता है, या फिर लोग वहां से भाग गए, या फिर कोई फ्लड वगैरह आ गई, ड्रॉट वगैरह कंडीशन हो गई, या फिर कोई रिवर वगैरह है, या फिर कोई झील है, उसकी वजह से वो न्यूज में आ गई, या कोई वॉर चल रहा है उसकी वजह से कोई प्लेसेस न्यूज में आ गई। तो उसका एक मैपिंग में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ऑलरेडी पहले पूछे हुए हैं, अब भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक। तो यहाँ पर देखो, ये हम मैपिंग का ही क्वेश्चन आ गया। कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र यानी कि नॉर्थ सी से लगती है? तो फिनलैंड की लगती है। अच्छा देखो, ये इधर अगर नॉर्थ सी में बात करूं, तो यहाँ पर हमारा नॉर्वे है, ये इसी तरह स्वीडन है, और ये फिनलैंड है। तो और यहाँ पर हमारा ये क्या है? ये जर्मनी से कनेक्ट है। ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये जर्मनी, और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये डेनमार्क वगैरह। नहीं, डेनमार्क नहीं, यहाँ ऊपर की तरफ, हाँ सॉरी, डेनमार्क ही है, ये इधर साइड डेनमार्क। तो अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है फिनलैंड। अब फिनलैंड तो इतनी दूर है भाई, वो तो होगा ही नहीं। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी है भाई, ये रहा जर्मनी। नॉर्वे, नॉर्वे ये रहा, ये भी कनेक्ट है। तो ये दो तो हैं ही। रूस, रूस तो भाई यहाँ है इधर जाके, तो ये कहाँ से इधर आ जाएगा? तो ओनली दो, केवल दो। तो ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन आपको मैपिंग में करनी पड़ेगी भाई। ओके। अब देखो यहाँ पर मैं, इस पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा
हटा देता हूं मैं। ये देखो, ये कुछ जलप्रपात को लेकर, वाटरफॉल्स को लेकर उनका एरिया और रिवर्स किस रिवर पर है। अच्छा देखो, धुआंधार, ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि यार ये नर्मदा रिवर पर है, ठीक है, रिवर्स भी सही है, और इसका ये भी सही, बट इसका एरिया जो है वो मालवा नहीं है भाई, तो वो है जबलपुर। जबलपुर उसका एरिया है। अच्छा, हुंडू जलप्रपात, ये स्वर्णरेखा रिवर पर है क्या? तो बिल्कुल सही है। और ये छोटा नागपुर भी है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि गरसप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात हम लोग बार बार पढ़ते हैं यार, गलसोप्पा जलप्रपात है वो भाई नर्मदा रिवर पर है, सॉरी वो हमारा किस पर, श्रावती रिवर पर है। तो ये नेत्रावती रिवर तो है ही नहीं, श्रावती रिवर पर है। और ये पश्चिम घाट लाइक कर्नाटक में है, तो कर्नाटक वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो रिवर की वजह से ये गलत है, रिवर आएगी हमारी श्रावती। तो ओनली वन स्टेटमेंट इसमें सही होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये रहा 10th क्वेश्चन। इसमें है कुछ एरियाज वगैरह दिए हुए हैं, और फिर पर्वत है लाइक रॉक माउंटेन्स वगैरह, और उनका माउंटेन्स का टाइप है कि वो किस तरह के। देखो, आपको इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद एक चीज करनी है कि आप लोग एक साइड ऐसे ही कि एरिया, और ये हमारा माउंटेन टाइप हो गया, और ये हमारा जो माउंटेन टाइप है और उसका नाम, माउंटेन का नाम। तो आप लोग माउंटेन टाइप लाइक फॉल्ट माउंटेन, या फिर आप बात कर सकते हो ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन, उस तरीके से आप लोग एक नेट पर सर्च करोगे तो आप लोग अपना एक लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है ये यूपीएससी के में पूछा हो, आप सीएपीएफ का एग्जाम दोगे तो उसमें किसी और नाम से पूछ सकते हैं, कुछ और माउंटेन्स वगैरह ऐड करके। तो ये देखो, सेंट्रल एशिया, वॉशजस माउंटेन सेंट्रल एशिया में है क्या? हम्म, पर ये तो यूरोप में है, वॉशजस माउंटेन, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और ये फिर वॉलेट माउंटेन लाइक फोल्ड माउंटेन भी नहीं है, ये कैसा है? ये ब्लॉक माउंटेन भाई। आप लोगों ने बात की होगी ब्लॉक माउंटेन, जैसे मान के चलो ये एक तरह से ब्लॉक है, और ये इसके साइड में ब्लॉक जो है, ये तो डाउन में चले गई, और ये ऊपर उठ गया, ठीक है, उस तरीके से। यूरोप में आल्प्स, आल्प्स तो ठीक है, और क्या ये ब्लॉक माउंटेन है? नहीं। तो ये कैसा, ये फोल्ड माउंटेन है। जैसे मान चलो इस तरीके से, ये यहाँ से, और यहाँ जो डेब्रिस है ये ऊपर की तरफ उठा, तो माउंटेन लाइक हिमालय की बात कर लो आप, समझ गए। नॉर्थ अमेरिका, अपलेशियन, वॉलेज माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है क्या? हाँ, ये दोनों सही है। साउथ अफ्रीका में एंडीज है, ये भी फोल्ड माउंटेन दोनों। तो ओनली दो स्टेटमेंट ही हमारी सही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा, हिंदी में भी देख सकते हो आप, इंग्लिश में भी देख सकते हो, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हम लोग हिंदी में देखेंगे या फिर इंग्लिश में देखेंगे, हमें तो उसमें चाहिए। तो मैं तो साथ में साथ बता ही रहा हूँ आपको कि भाई हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है इसकी। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास अपना क्वेश्चन पेपर भी है, जिसमें से मैं देख भी रहा हूँ चीजें। ओके, तो यहाँ पर एक चीज है कि कौन सा जो विमानपत्तन है, लाइक अगर आप बात करोगे तो ये देखो, फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, डोनिपोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल, या फिर विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के बेसिस पर? अच्छा देखो, दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक तो होता है हमारा ग्रीन फील्ड, ग्रीन, और एक होता है ब्राउन, ब्राउन फील्ड। क्या डिफरेंस है इनमें? अच्छा, ग्रीन फील्ड की अगर हम बात कर रहा हूँ तो वो तो हम एक तरह से पूरा पूरा कंप्लीट बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट। ब्राउन फील्ड में है कि ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम ऐड कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, वो बनी हुई तो पहले से ही थी, उसको रिवाइव करवाया है किसी ने। ओके, जैसे आप रुद्रदामन की बात कर लेते हो। ओके, तो सेम यही चीज है कि ये बना तो हुआ है पहले से ही, बट इसमें कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीज ऐड की हैं, इसे अच्छे से बनाया है, वो चीज है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में आपका ये जो विजयनगर है, ये काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। तो ओनली 1 एंड 2 इसका पार्ट है। ओके, ये ग्रीनफील्ड के अंदर नहीं है विजयवाड़ा। तो समझ गए, तो ये भी एक सही हो गया, ठीक है।
उसके बाद किस पर बात करना है? ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट कि विद रेफरेंस टू वाटर वेपर्स, जो जलवाष्प है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इट इज अ गैस। ठीक है भाई, गैस है। द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब, एल्टीट्यूड का मतलब है कि हम लोग जैसे देखो मैं यहाँ हूँ, मैं इक्वेटर पर हूँ, तो मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, ऊपर बढ़ रहा हूँ, ऊपर बढ़ रहा हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड पे ऊपर जा रहा हूँ, एल्टीट्यूड है। ठीक है। और एक चीज ये है कि ये माउंटेन है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं एल्टीट्यूड पर, हाई एल्टीट्यूड पर जा रहा हूँ, माउंटेन के ऊपर। तो ये एल्टीट्यूड। तो ये बोल रहा है कि एल्टीट्यूड पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो अमाउंट जो है वाटर वेपर की, वो कम होती जाती है। ठीक है। तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है कि इट परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ओहो भाई, ये क्या हो गया, मैक्सिमम है क्या पोल्स पर? अब देखो दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के मतलब अपोजिट में चली गई भाई। देखो एक स्टेटमेंट तो ये बोल रही है भाई एल्टीट्यूड पर घटेगा। ओके। और दूसरा चीज है, अब एल्टीट्यूड भाई ऊंचाई, और ऊंचाई पोल्स पर तो सबसे मतलब ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल ही इक्वेटर से, या तो बढ़ना चाहिए या फिर घटना चाहिए। तो इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो बहुत वन एंड टू तो होगा नहीं। ठीक है। और नॉर्दर्न ना, इधर वन एंड टू भी नहीं होगा, या तो एक सही है या फिर दो सही है। अब देखो मैक्सिमम, अब देखो यहाँ पर वाटर वेपर बनता किससे है? वाटर वेपर बनता कैसे? पानी से। अब जब एवपोरेशन होगा तभी तो वाटर वेपर बनेगा। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट कहाँ, इक्वेटर पर। और जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे इक्वेटर से, तो ये डिक्रीज होता जाएगा। तो ये मैक्सिमम एट द पोल्स, ये स्टेटमेंट मार रहा हूं मैं, और ये करेक्ट है, ओनली वन। अब वाटर वेपर्स के बारे में एक चीज और बोली जाती है, और वो क्या है? वो ये है कि जैसे मान चलो वाटर वेपर्स जो है, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है, इन दोनों को ही ब्लॉक करता है। ये क्या सुना, हमने गैसेज के बारे में तो पढ़ा था कि भाई ये गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, वो सारे के सारे शॉर्ट वेव्स लाइक इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है उनको पास होने देती है, सिर्फ आउटगोइंग जो जा रही है उनको रोकती है। वाटर वेपर्स इसका थोड़ा अलग है भाई, ये इनकमिंग को भी रोकेगा, आउटगोइंग को भी रोकेगा। और ये जो अर्थ जो हमारी हीट होती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। समझ गए? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हो सकता है वाटर वेपर से ये क्वेश्चन बना दे कि ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनको ब्लॉक नहीं करता है, उनको आने देता है। तो भैया उनमें से कुछ को वो ब्लॉक करता है, ठीक है, कंप्लीट नहीं आने देता, जबकि और गैसेज जो है वो आने देती है। समझ गए? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट से भाई क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। ओके। कुछ कंडीशंस हमें दे रखी हैं। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरी साल भर वर्षा होती रहती है। डेली रेंज टेम्परेचर यहाँ पर एनुअल टेम्परेचर जो है वो लो है। प्रेसिपिटेशन जो वर्षा होती है वरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर से 200 250 सेंटीमीटर बीच। तो इनमें से किस तरह का क्लाइमेट वो हो सकता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं भाई, वो तो होगा नहीं। हम्म। चाइना टाइप क्लाइमेट, ये थोड़ा पॉसिबिलिटी हो सकती है पर ये है नहीं। और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल ये भी नहीं है। होगा क्या, मरीन वेस्ट। देखो वेस्ट कोस्ट, और वो मरीन, समुद्र वाला, और ये वेस्ट कोस्ट है कंटिनेंट का ये। तो यहाँ पर अगर मैं इधर ऐसे वेस्टर्ली से भी हो सकती है बारिश, अगर मैं मान के चलूँ ये हाई पर अटलांटिक ओशियंस की तरफ बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो एनुअल, तो प्रेसिपिटेशन जो होगी, वर्षा जो होगी थ्रू आउट द ईयर होगी, हर साल होगी, क्योंकि वेस्टर्ली चल रही है, वेस्टर्लीज की वजह से। ठीक है, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कोरिलेसिस फोर्स। देखो कोरिलेसिस फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। अब देखो विंड की वेलोसिटी, जितना ज्यादा तेज विंड चलेंगे उतना ज्यादा ही इसके कोरिलेसिस फोर्स बढ़ेगा। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। अच्छा, पोल्स पर ही मैक्सिमम होता है, एंड इज एब्सेंट इन इक्वेटर, और इक्वेटर पर ये एब्सेंट होगा। तो भाई स्टेटमेंट तो सही है भी। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं।
देखो, हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि हमारा जो इक्वेटर है, इस पर अगर कोरलेस फोर्स जो है एब्सेंट है, यहाँ पर है ही नहीं, तो विंड जो चल रही है कोरले यहाँ पर हमारे इक्वेटर पर, ये क्या चल रही है? हम्म क्या ये इक्वेटर पर जो विंड चल रही है वो जो हमारा आइसोबार है, अच्छा आइसोबार हम लोग बात करते हैं, ये आइसोबार 1 है, ये आइसोबार 2 है, ये आइसोबार 3 है। विंड कैसे चलेगी? विंड चलेगी अगर आइसोबार ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, इसकी स्पीड अगर मैं मान लूं, तो विंड चलेगी ऐसे। ओके, लाइक विंड ऐसे चलेगी। अगर इसे मान चलो आइसोबार 1 आइसोबार 2, इसे ऐसे कर लेते हैं 2 3 और 4 इस तरीके से, ठीक है? तो ऐसे विंड चल रही है, ठीक है? उसके बाद अब मैं अगर बात करूं तो आइसोबार के परपेंडिकुलर या पैरेलल है, तो आइसोबार के परपेंडिकुलर हो गई। बट यहाँ पर जब अब एक चीज और आती है कि यहाँ पर एक चीज कोरिलेशन फोर्स लग गया, अब ये विंड ऐसे सीधे न जाके ऐसे मुड़ जाएगी। अब भाई ये क्या होगी? ये कैसे आइसोबार के क्या हो गया? आइसोबार के पैरेलल हो गया, पैरेलल टू आइसोबार। अब ये कहाँ होगा? हम एक बात करते हैं विंड की, जियोस्ट्रोपिक विंड। जियोस्ट्रोपिक विंड ऊंचाई पर चलती है, और यहाँ पर क्या होता है, ये कोलिशन फोर्स ये लगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इसके एकदम पैरेलल हो जाएंगे। हम्म विंड पैरेलल टू आइसोबार। और भाई जो इक्वेटर है वहां पर तो हमारा है ही नहीं कोलिशन फोर्स, तो विंड जो है ऐसे ही चलेगी, परपेंडिकुलर ही रहेगी, तो वहां पर तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो ये एक छोटा सा, और ये परपेंडिकुलर होती है प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, तो सेम जो मैंने, अब कैसे ही लगा लो आप, अगर या तो ऐसे लगा लो इसे, और यहाँ पर ऐसे लगा लो, या 4 3 2 करके ले लो, यहाँ पर 2 3 4 करके, तो इस पे ये जो एरो है वो निशान चेंज हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का मूवमेंट जो होता है, समझ गए? तो परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट, जहां प्रेशर ज्यादा होगा 4 से और 2 की तरफ, तो ये ऐसे फ्लो करेगी। और अगर मान के चलो ये 2 है ये 4 है, तो ये ऐसे जाएगी, समझिए? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अक्टूबर सॉरी ऑन 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस ए सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर। ये कह रहा है कि 21 जून को किस लैटिट्यूड पर जो सनलाइट है वो 12 घंटे से ज्यादा रहेगी, 12 आवर से ज्यादा। अच्छा हम लोग एक चीज देखते हैं कि यार हमारे जो अर्थ है वो इस, अच्छा मैं एक अर्थ के वो बनाता तो ये ऐसे ऐसे टिल्ट मैंने कर दी, तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये हमारा ये इक्वेटर हो गया, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। अब मान चलो हमने एक चीज देखी है कि 21 जून के टाइम पर हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ हो गई, ये मैं एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बना दी, ठीक है? अब खुद सोचो कि जो सन है, ये अगर यहाँ सन है, तो ये नॉर्थ पोल वाला हिस्सा सन की तरफ है या साउथ पोल वाला? तो नॉर्थ पोल का हिस्सा है ना सन की तरफ। तो जब जो हमारा सूर्य है जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चमकेगा, ठीक है, तो भाई जो नॉर्थ पोल है उस पर 6 महीने दिन रहेगा, और जब हमारा सूर्य जो साउथ हेमिस्फीयर में रहेगा, तो जो नॉर्थ पोल है उस पर 6 महीने की नाइट होगी। तो सेम चीज यहाँ बोल रहा है कि 12 घंटे लगभग सनलाइट रहेगी। वो एक तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ तो है ही क्योंकि सीधा चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो साथ के साथ आर्कटिक सर्कल, क्योंकि भाई 6 महीने का दिन भी तो है, ये भी तो आएगा। तो 2 और 4 इसका ऑप्शन डी होगा, समझ गए? अब बात करो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो वैसे ही कनेक्ट वैसे ही खत्म हो गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब भाई सूर्य वहां थोड़ी है, सॉरी ये क्या होगा इक्वेटर, अब सूर्य यहाँ थोड़ी है बिल्कुल इक्वेटर पर, ये तो ऊपर है ना, तो 12 घंटे से ज्यादा दिन यहाँ पर रहेगा। और इक्वेटर पर तो हम लोग देखते भी हैं कि यार वहां पर तो हमेशा ही बारिश वगैरह होती रहती है, तो बादल बनते रहते हैं वहां पर, जिसकी वजह से जो जो सूर्य की जो इंसुलेशन है वो वहां पर नीचे तक इतना ज्यादा नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो जो बादल बने वो उसको क्या करते हैं, सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग इक्वेटर को इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, तो 2 और 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये देखो 16 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन
ये यहाँ से मैं रब कर देता हूँ थोड़ा, ये देखो। तो ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ट्रॉपिकल पीटलैंड्स की बात हो रही है, जो दलदली भूमि जैसा सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात रह रही है। और ग्लोबल कार्बन एमिशन है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट। जो डालता, देखो इसका सीधा सा आंसर है भाई, ये कॉन्गो बेसिन क्यों है। देखो सबसे बड़ी क्या है, पीटलैंड्स भी है। हालांकि देखो इसमें पीटलैंड की बात नहीं कर रहे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कॉन्गो बेसिन की जगह पर अगर कोई और भी होता, लाइक अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, ठीक है। तो वो चीजें भी इसमें काउंट की जाएंगी, समझ गए। और इसके बारे में एक चीज और है कि ये जो हमारा कॉन्गो बेसिन है, ये एब्जॉर्ब करता है भाई मास मोर कार्बन। जितना कार्बन ये एमिट करता है ना, उससे ज्यादा ये एब्जॉर्ब करता है। मान चलो ये एक तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये इसका ज्यादा होगा। और ये जो निकाल रहा है, एमिट कर रहा है, ये इसका कम होगा, ये इसका कम होगा। ओके, ये इसके बारे में बात की बोली जाती है, समझ गए। तो यहाँ पर ये भी हो गया, 16 क्वेश्चंस हो गए हमारे। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ हिंदी में भी देख सकते हो आप, इंग्लिश में भी है, समझ गए। तो चलो हिंदी में भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो केमिकल्स और परफ्लोरो ऑरिकल पदार्थ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस और पॉलीफ्लोरो एल्काइल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या चीजें करेक्ट इसमें करेक्ट होगी। फर्स्ट है कि जो पीएफएज है आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में पाया जाता है, फूड्स के अंदर भी है। और फूड पैकेजिंग मटेरियल्स जो होता है, क्योंकि प्लास्टिक्स वगैरह में ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी सही है, तो यहाँ से एलिमेंट कर दो। उसके बाद पीएफएज आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट। भाई एक तरह से जब ये प्लास्टिक जैसी चीजें हैं तो जल्दी से डिग्रेड तो होगी नहीं, तो सही है। तो एक और दो सही है, तो एक और तीन वाला गया। persistence exposure to pfh can lead to bioaccumulate in animal body, बिल्कुल भाई। अब देखो ये वाटर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वाटर तो पानी पशु पीते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी पिएंगे, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे एनिमल्स की बॉडी के अंदर, समझ गए। तो ये चीज यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। और इसी में ही जो परफ्लोरो एल्काइल जो ये सब्सटेंस है, इनको हम फॉर एवर केमिकल्स बोलते हैं, फॉर एवर केमिकल, ओके, इन्हीं का ही दूसरा नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी द अबव काइंड ऑफ। और देखो पैरासाइट्स जो होते हैं, एक तरह से बात की जा रही है पैरासाइट्स की, उनमें से कौन कौन सी जो पैरासाइट्स हैं, देखो इनमें से है कैरबिड और फ्लाइज और वेस्प। ये एक तीन पांच ओनली थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब देखो एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही ना हमने कभी पढ़े हुए होते हैं ना कुछ, तो उन पे ज्यादा अब डिस्कशन तो मैं कर नहीं सकता ज्यादा एक्सप्लेनेशन। पर हाँ कुछ चीज मैं बता सकता हूँ, जैसे देखो ये जो दूसरा वाला क्यों गलत है, क्योंकि ये प्रेडेटर है। मूवी देखी होगी ना, प्रेडेटर। और ये जो है टर्माइट्स, टर्माइट्स जो होती हैं जो लाइक डेट्रिटोवोरस। अब इस जो डेट्रिटोवोरस है और सेफ्रोट्रॉप्स, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या होते हैं कि ये जो मरे हुए जो पशु वगैरह हो गए तो उनको खाते हैं, उन पर लगे होते हैं, ठीक है। तो डेट्रिटोवोरस मृत पदार्थों को ही खाते हैं, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। जो पी लाइक मटर टाइप से, ठीक है, उससे तो ग्राउंडनट हो गया, हॉर्स ग्राम हो गया, सोयाबीन, तो ये तीनों ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट वन, क्या कहते हैं, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन, वर्मिन कैटेगरी में है इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता होना चाहिए, 1972 में है। इसी के साथ स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रही है कि द इंडियन फ्लाई फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। क्या ये फ्लाइंग फॉक्स जो है ब्लड खून को पीते? नहीं भाई, ये क्या है, इसके बारे में एक
बात बोली जाती है कि ये जो राइप फ्रूट्स हैं इसको खाती है ये सबसे ज्यादा। और इनके बारे में एक चीज और है कि जो मैंगो हो गई और गवावा हो गई, मैंगो गवावा हो गए, अमरूद, इनको सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है ना, ये फ्लाइंग फॉक्स ही करती है। समझे? तो ये ब्लड पी रही है क्या? नहीं। तो स्टेटमेंट सेकंड तो रॉन्ग हो गई। तो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और स्टेटमेंट टू रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। ये देखो कि द ऑर्गेनिजम्स स्लीड्स। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है लाइक स्काडा, फ्रॉगहोपर, पॉन्ड, स्केटर, आर, ये क्या है? क्या है? बर्ड्स है, फिश है, इंसेक्ट्स है? तो इनके बारे में एक चीज है कि ये इंसेक्ट्स है। देखो, पॉन्ड स्केटर के बारे में एक चीज है कि ये क्या है? ये प्रीडेटर है। ये क्या है? प्रीडेटर। क्या करते हैं ये? जो लाइक डेड बॉडी जो होती है, तो उनके अराउंड में हमें पाए जाते हैं, वहां से पिकअप करते हैं इनको। ठीक है, उनके चारों ओर ये हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वन, क्या बोलता है कि मैंने च्युइंगम। अब भाई आप लोग च्युइंगम्स वगैरह लाइक सेंटर फ्रूट्स हो गई, सेंटर फ्रेश हो गई, या फिर सेंटर फ्रूट हो गई, खाते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, एनालिटिकल पोर्शन है ये, कि मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सोर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। क्योंकि जब इन्हें बनाते हैं ना, बनाने में बहुत सारी चीज इनका यूज किया जाता है। और ठीक है, स्टेटमेंट टू है मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक। बिल्कुल है भाई, प्लास्टिक है एज गम बेस, क्योंकि गम्स वगैरह का भी इसमें यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्री और एनिमल फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। अब भाई ये कहाँ कहाँ तक एनिमल याद करोगे? तो ये तो मतलब कुछ आउट ऑफ, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि एंड्री जो है, ये इसको बाबा कोटा बोलते हैं। इसका सेकंड नाम है बाबा कोटा, और ये मेडागास्कर में है। और इसके बारे में एक चीज और है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ब्राजील नहीं, मेडागास्कर है। और इसके बारे में एक चीज और है कि इसका हैबिटेट जो है कहाँ रहती है, ये रेन फॉरेस्ट में। और इसका रेन फॉरेस्ट जो है, जो हैबिटेट है, वो लॉस होता जा रहा है। तो इंड्री बाबाकोटा। फिर है इंडोनेशिया में इल्क। अगर देखोगे तो ये क्या है? टेरेस्ट्रियल मैमल है। मैमल्स, आपने पढ़ा होगा मैमल्स के बारे में, ये जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ यूएसए में, तो ये भी गलत है। उसके बाद फिर ये जो क्या बोलते हैं, बोनोबो, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और ड्वार्फ, अच्छा देखो बोनोबो ये क्या है? ये छोटे वाले जो जो हमारे चिमकान जो होते हैं, चिंपैंजी, बिल्कुल छोटे छोटे, आपने देखा होगा, ज्यादा बड़े नहीं होते। आप डिस्कवरी पे जो वो शो नहीं आता था उनका, क्या बोलते हैं, बियर ग्रिल्स का, तो उसमें दिखाया जाता है बहुत बार छोटे छोटे से बंदर जो होते हैं घूमते रहते हैं। ठीक है, चिंपैंजी। तो क्या है माडागास्कर में? नहीं भाई, ज्यादातर साउथ अफ्रीका साइड, लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर है, तो नन। ठीक है, कोई भी इनमें से सही नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में एक चीज तो यही है कि क्या ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की? तो नहीं भाई, ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, अलग से काम करती है। ठीक है, और ये नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शंस टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। तो ये सही है भाई। अब भाई खुद ही उसको देख लो, टॉयलेट 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 एक्वेरियम का था। ओके, तो सैनिटेशन को लेकर ये ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, द मेन फोकस होता है इसका फंक्शंस का इज टू ग्रांट फंड। देखो भाई, ये कोई फंड ग्रांट नहीं करती है। आप खुद सोचो, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉन प्रॉफिट है, तो क्या ये ग्रांट फंड करेगी? नहीं, नहीं करेगी भाई। तो ओनली वन, ये जो टू स्टेटमेंट है यही सही है। और बात होती थी कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, तो ओनली वन स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट होती। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग, लायंस डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, ये सही है, क्योंकि लायंस का कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता।
अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोयर, ये भी सही है। चीता वो मतलब जो आवाज निकालते हैं गुर्राने वाली रोर वाली, वो नहीं है। अनलाइक मेल लॉयंस मेल लियोपार्ड डू नॉट, अब देखो मेल लियोपार्ड जो है तोंदे जो होते हैं, ठीक है, वो अपनी टेरिटरी नहीं बताते। टेरिटरी बोल तो जैसे आप गली में देखोगे कुत्ते वगैरह जो होते हैं वो भौंकते रहते हैं, बार्किंग करते रहते हैं, कहीं पर टॉयलेट वगैरह कर दिया कुछ भी है, तो उनकी जो टॉयलेट जो होती है उसमें एक स्मेल, क्या एक स्मेल निकलती है जो दूसरों को ये बताती है कि ये जो टेरिटरी है वो उनकी है, हम किसी और की टेरिटरी में आ गए हैं। ओके, जैसे हम नेशनल लेवल पर अपनी कंट्री, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज है, ठीक है, फिर दूसरे कंट्री की बाउंड्री है कि ये हमारी बाउंड्री है, ये एरिया हमारा है, तो उस तरीके से ये भी अपना एरिया मार्क करते हैं कि ये एरिया हमारा है, यहाँ मत आना। ओके, तो ये तो गलत हो गया कि जो मेल लियोपार्ड होते हैं वो डू नॉट प्रोक्लेम दियर टेरिटरी बाय स्कैंट मार्किंग, तो भाई ये तो गलत है, ओनली 1 एंड 2 ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। देखो इसका ए स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 100 मिलियन फार्मर्स का मतलब है नेट जीरो पर बात करनी है, नेचर पॉजिटिव होना चाहिए, और एम होना चाहिए इंटेंस फार्मर रेजिलियंस, इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ओके, तो उनकी पुनरुत्थानशीलता को बढ़ाना। नेक्स्ट है बैटरी स्टोरेज बायोमास जनरेटर, ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज, लाइक एनर्जी का यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करके उसको, बैटरी स्टोरेज में बायोमास जनरेशन, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर, फोटोवोल्टिक यूनिट, तो ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इनका यूज किया जाता है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव ए यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट। अच्छा, एक चीज ये है कि किसी इंसेक्ट के साथ, लाइक जो पेड़ है, ठीक है, वो ऐसा है कि यहाँ पर जो इंसेक्ट्स है तो उसके साथ एक इस तरह का रिलेशन है कि सिर्फ वही जो चीज है उसे क्या कर सकती है, पॉलिनेट कर सकती है, दिस ट्री। तो ऐसा कोई पेड़ है तो ये फिज। ओके, दैट इज अ ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री, ओनली इंसेक्ट ये फिज भाई, जो इसे पॉलिनेट कर सकता है। ठीक है, ये एक पेड़ ये है फिज। नेक्स्ट है बटरफ्लाइज, ये देखो हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज, भाई जहरीली है, अब ये तीनों ही है जहरीली, तो भाई सबको पता है इसमें जहर वगैरह होता है, चाहे वो फिश हो जाए, फिश हमने जहरीली भी देखी है, कुछ खाने वाली भी देखी है। ओके, तो तीनों है। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब देखो नेटिव का मतलब है कि भाई ये इंडिया के ही है, इंडिया में ही इनका ओरिजिन हुआ है, इंडिया में, इंडिया से कहीं दूसरे देश में गए अगर कहीं हो भी रहे हैं तो, इसका बोल सीधा स्टेटमेंट ये है। देखो कैश्यू, पपाया, रेड सेंडर, अब भाई रेड सेंडर्स, रेड सेंडर्स जैसे ही सुना लाल चंदन, पुष्पा मूवी याद आ गई, क्योंकि वो लाल चंदन की तो लकड़ियों को काट के बेचता था। तो रेड चंदन, ये रेड सेंडर्स, ये भाई नेटिव है। ओनली वन स्टेटमेंट इसकी सही होगी, सिर्फ यही नेटिव है साउथ इंडिया के अंदर। कैश्यू जो है ये क्या है, ये ब्राजील का है। और जो पपाया है वो कहाँ से, मैक्सिको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये रहा, विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन। अब भाई थर्मो इलेक्ट्रिक की बात करें, थर्मो इलेक्ट्रिक तो मिनिमम फिजन रिएक्टर है नहीं भाई, जब थर्मो इलेक्ट्रिक की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर दी, तो पहला तो ये गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सीधा भाई। पावरिंग द ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, बिल्कुल सही है, स्पेसक्राफ्ट को लेकर बात है। प्लूटोनियम 238, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एनर्जी जो मिलती है इसे, वो ये इसके डिके पर प्लूटोनियम 238, 238 जो ये डिके जो होता है उससे वो एनर्जी लेता है। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है, समझ गए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 ज्ञान स्टार्स, और इनको लेकर स्टेटमेंट बोली गई है। तो ज्ञान स्टार्स को लेकर नेक्स्ट में, ये देखो स्टेटमेंट 1 है ज्ञान स्टार जो बड़े बड़े होते हैं, लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। ये देखो ये क्या बोल रहा है भाई, सीधा सीधा मतलब है इसका, देखो ये कह रहा है कि जो वृहत तारे हैं वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। ये जो एक मैंने ये बड़ा तारा बना दिया, ये छोटा तारा बना दिया, तो ये इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है और इसकी कम है, ऐसा स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है।
और सेकंड स्टेटमेंट है कि वामन तारों की तुलना में वृहद तारों में नाभिक की अभिक्रियाओं की उच्चतर दर देखी जाती है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रहा है, ठीक है, ये सीधा बात देखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हो रही हैं वो क्या है, वो इस बड़े वाले तारे में, ये इसमें ज्यादा हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शंस, और इसमें नहीं हो रही, ना कम के बराबर है। अब देखो ये चीज अब एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट में जा रही है। कैसे? अब यहाँ पर जब न्यूक्लियर रिएक्शंस ज्यादा हो रही है, ओके, तो फास्टर रेट होगा ना। जब फास्टर रेट हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन का, तो उसका जो लाइव है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कम होगी ना, शॉर्ट होगी। क्योंकि जितना, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो ये इसे खत्म भी तो कर रही है धीरे धीरे, जितना फास्ट हो रही है जितना। और यही ये बोल रहा है कि ज्ञान स्टार्स के अंदर ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो ये है ज्ञान स्टार, बड़ा स्टार है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी कम। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। होना ये चाहिए था कि ड्वार्फ स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ज्ञान स्टार्स। सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज synthesized in human body that dilates blood vessels and increase blood flow। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड भाई। ये क्या करेगी, ये उसमें से क्या करेगी, ये इसका सीधा से एक चक्कर है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसे कम करती है, और ब्लड जो फ्लो होता है बॉडी में उसको बढ़ाती है, ब्लड फ्लो को। और प्रोड्यूस नेचुरली बाई ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है एक्टिविटी, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटी कैन बी रेडार बी यूज। भाई रेडार्स का यूज कर सकते हैं क्या इसमें? जैसे मान चलो मैं इसमें बैठा हूँ, हवाई जहाज ये रहा, ये हवाई जहाज है, इसमें मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मैंने कोई नार्कोटिक्स वगैरह का यूज किया हुआ है, रख रखी है छुपा के, तो क्या वो रडार से कनेक्ट, रडार से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है? नहीं, इसमें वो रडार का यूज नहीं कर रहे हैं ना भाई। इसमें यूज कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट पर जाओ, वहाँ मेटल डिटेक्टर होते हैं, एक्सरेज होती हैं, एक्सरे मशीन्स, ये एक्सरे से कनेक्ट ये दिखाया जाएगा। बाकी ये दो चीजें हैं, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो वर्षा हो रही है उसको मॉनिटर करना, उसको देखना, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल जो जा रहे हैं उसकी ट्रैकिंग करना। जैसे हम बात करते हैं माइग्रेशन कैसे कैसे हो रहा है, किस तरीके से, कहाँ जा रहे हैं, वो हम याद यूज कर सकते हैं। जैसे टाइगर्स, टाइगर सेंसस जो होता है, ओके, तो उसमें देखते हैं टाइगर पॉप मट मेथड वगैरह का, या कॉलर मेथड जो हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, राफेल, मेक 29, तेजस, इनमें से फिफ्थ जनरेशन, भाई फिफ्थ जनरेशन में कोई भी नहीं है इनमें से, ये फोर्थ जनरेशन की तीनों तीनों ही। तो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। अच्छा, हाइड्रोजेल्स ये क्या होता है, ये पॉलीमेरिक नेचर्स के होते हैं, जिनका बायोलॉजिकल फ्लड जो होता है, ठीक है, वाइडली यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की फील्ड में इनका यूज किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट ये तीनों सही है भाई। जो भी, लाइक कंट्रोल करना ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनर सिस्टम्स, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, तो इनमें यूज किया जाता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाई हाइड्रोजन। अब यार आप खुद देखो, आपने ग्रीन हाइड्रोजन बार बार सुनो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसमें से एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? वाटर निकलता है, वाटर वेपर, बात खत्म। नेक्स्ट, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज, तो भाई ये देखो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड है, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज से बात की जा रही है। मेम्ब्रेन, ये देखो ये साइंस वाले क्वेश्चन है, बेसिक साइंस के, तो और कुछ वही है, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स का यूज किया जाता है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। उसके बाद है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। हाँ देखो, जो जहां पर मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझा चलाऊँ, बाकी ये तो भाई एक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्या ही इनमें बताना है, कुछ बेसिक साइंस है। इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरो, ये भाई किससे, मनी मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इकोनॉमी का कोर्स जो आएगा प्री के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें।
उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड। भाई टोटल फर्टिलिटी रेट, भाई अब बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ए वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। लाइक ये है 2.1 चल रहा है भाई, समझ गए। इसका सीधा सा मतलब है कि एक महिला तो दो बच्चे पैदा कर रही है, और तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो सकती है धीरे धीरे। जो कैपेसिटी है वो दो की ही चल रही है अब। पहले जो कैपेसिटी थी वो 6.1 थी, ये घट के 2.1 हो गई। ठीक है। 42nd, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो एनबीएफसी के बारे में पढ़ते हैं कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा, एलएएफ की बात कर रहे हैं हम लोग, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है। शॉर्ट पीरियड के लिए लाइक पैसा लेना किसी से, शॉर्ट टाइम पीरियड लाइक हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा देखो, एफआईआई वाले जो होते हैं, जो हमारे इंडिया में आती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब इनके बारे में एक चीज़ और है कि ये क्या है, वोलाटाइल सबसे ज़्यादा होते हैं। मान चलो हमारे यहाँ फायदा दिख रहा है तो यहाँ पैसा लगा दिया, और जैसे देखा कि दूसरे कंट्री में फायदा है तो यहाँ से एक साथ निकाला, और जिसकी वजह से हमारी जो शेयर मार्केट है वो एकदम से डाउन। तो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं भाई। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। तो ये भी सही है, तो ये गलत है हमारी। ठीक है, कैन एक्सेस, एक्सेस नहीं कर सकती भाई ये, नो। तो ओनली 2 एंड 3 इसका स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी को लेकर हमारा क्या है, ओनली भाई यही स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कौन कौन है भैया ये जो ट्रेडिंग कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर? अब भाई आप खुद देखो यार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई वो बेचता भी है इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, पैसा सप्लाई करने के लिए, पैसा को मार्केट से खींचने के लिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी। जैसे मान के चलो मार्केट में क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई का सीधा सा मतलब है कि भाई लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। तो पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च करेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च की तो पैसा को खींच लेगा अपने पास। तो मार्केट में से पैसा गायब, और महंगाई धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही अब मान चलो महंगाई की जगह डिफ्लेशन आ रही है, मंदी आ गई। मंदी का सीधा मतलब क्या, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खुद खरीद लेगा और पैसा मार्केट में छोड़ देगा। ठीक है, मान चलो मेरे पास, मैंने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद होगी 1,000 रुपए की, ओके, और मैं क्या करूँगा, मैंने उसे बेच दी, क्योंकि आरबीआई उसे वापस ले रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो मेरे पास तो पैसा आ गया ना। पहले मेरे पास पैसा नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी। और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी तो क्या मैं उससे सामान खरीद सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे वो बेचनी ही पड़ेगी, आरबीआई को वापस देनी है, तब मुझे वो 1,000 रुपये देगा। समझ गए। तो ये सीधा मतलब है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट इसकी सही, तीनों ही चीजें हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, पेंशन फंड हो गए, रिटेल इन्वेस्टर, तो ये इसमें कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग, एक्सचेंज ट्रेड फंड, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? तो ये भाई सिर्फ और सिर्फ एक और तीन। क्यों हम मोटर व्हीकल्स को क्यों काउंट नहीं कर रहे? देखो, मोटर व्हीकल्स जो है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है भाई, समझिए। अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जब हम परचेज करते हैं, लेने के लिए जाते हैं मोटर व्हीकल, तो हम रुपए वगैरह देते हैं, तब भी हम इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काउंट नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे भी इसका एक रीजन है, समझिए। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये जो हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, ओके, क्योंकि ये जो हमारे मोटर व्हीकल्स हैं ये है क्या, ये है हमारे टेंजिबल फिजिकल एसेट है। और ये रिप्रेजेंट नहीं करते फाइनेंशियल क्लेम को, नॉट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल क्लेम, अंडरस्टैंड। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ओनली 1 एंड 3। उसके बाद है नेक्स्ट,
ये देखो नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और उनके सेक्टर्स वगैरह हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक अगर बात करूँ, देखो हम जब भी सेक्टर्स की बात करें, हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्शियरी सेक्टर की, क्वाटरनरी सेक्टर की। ओके, तो यहाँ पर देखो प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर में तो आप बात कर सकते हैं हम लोग जो ये डेयरी फार्म हो गए, जिसे हम रॉ रॉ मटेरियल जैसे हम बोल रहे हैं, लाइक हम खेत से प्राप्त कर रहे हैं जैसे। तो ये जो डेयरी फार्म हो गया, डेयरी फार्म के साथ साथ माइनिंग हो गई, माइनिंग, फिशिंग, ओके, फार्मिंग। तो ये तो हमारा सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड सेक्टर की बात करें तो सेकंड सेक्टर में क्या है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज की बात हो गई तो ये भी सही है सेकंड वाला। स्टोरेज की बात हो गई हमारी, यहाँ पर गोडाउन हो गए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो ये सेकंड सेक्टर है क्या? नहीं, सेकंड सेक्टर नहीं है, ये है टर्सरी। क्यों? कहीं ना कहीं हमारी सर्विसेज की बात हो रही है, स्टोरेज, गोडाउन्स में। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया अनकरेक्ट, इनकरेक्ट। सेकंड सही है हमारा। थर्ड है मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये टर्सरी सेक्टर बिल्कुल सही है, क्योंकि मिनरल एक्सप्लोरेशन हमारा रिसर्च इनोवेशन, इतनी ज्यादा चीजें हमारी टेक्नोलॉजी लगती है, तो टर्सरी सेक्टर है। अब है वेविंग क्लॉथ्स, तो वेविंग क्लॉथ्स ये हमारा सेकंड सेक्टर है, बिल्कुल है। वेविंग क्लॉथ्स हो गए, स्पाइनिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये, हम हम कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, तो सेकंड सेक्टर है, क्योंकि रॉ मटेरियल कुछ और है, बट हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, हम उसे बता रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ और चीज बना रहे हैं उस चीज से। तो हमारी ये तीन स्टेटमेंट हमारी सही है, तो सी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन ऑफ द above कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फूड। अच्छा, सस्टेनेबल का मतलब है, अब देखो यार, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल सतत लाइफ टाइम तक चलेंगे। तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ये चारों ही भाई उसमें यूज किए जाएंगे, तो सी इसका आंसर होगा। इसके अलावा भी हम लोग बात कर सकते हैं ऑयल सीड्स की, हम बात करते हैं एलगाई की, ठीक है। तो एलगाई को तो आप थर्ड जनरेशन में भी यूज करते हो, ठीक है। तो ये ड्राई बायोमास है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो लास्ट हमारे दो चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसमें पैराग्राफ 50 कंप्लीट। विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो कुछ फार्मर्स के लिए, देखो कुछ वर्किंग, देखो मैं एक चीज बता दूं, जो फिक्स्ड कैपिटल है ये हमारी लॉन्ग टर्म है। क्वेश्चन आ सकता है कि घुमा दे, जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी शॉर्ट टर्म। अब इसी में ही कुछ कैटेगरीज दी हुई है कि शॉर्ट टर्म के अंदर किस किस आइटम्स को हम रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर हम किस किस आइटम को रख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल को बोल रहे हैं, और जो शॉर्ट टर्म है वो वर्किंग कैपिटल को बोल रहे हैं। तो फार्मर्स का लोग जो हल है, क्या वो वर्किंग कैपिटल है? नहीं, वो भाई लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा ना हल। तो ये फिक्स्ड कैपिटल है, लॉन्ग टर्म है, तो ये तो गलत हो गया। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल बिल्कुल है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए है, तो ये सही है। तो फिर है यार्न यूज किए जा रहे हैं, वीवर, तो फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड कैपिटल? नो, ये क्या वर्किंग कैपिटल है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है क्या? हम्म, बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए पेट्रोल, भाई आप खुद सोचो, पेट्रोल कब तक बचेगा यार, ऐसा थोड़ी है। फिर हम बात आ जाती है रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की। तो ये दो स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म है, और वो स्टेटमेंट बनाएगा वर्किंग कैपिटल इज लॉन्ग टर्म, समझ गए। और ये कुछ चार आइटम्स तो बता दिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी हो गई, वो चीजें। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड या फ्रेज इन मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू डिनोट द इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D। अब भाई इसमें मेटावर्स की बात की जा रही है। एक चीज और है कि नॉन फंजिबल टोकन्स की जब हम बात करते हैं, क्या उनको यूज कर सकते हैं इसमें, तो ये हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं मेटावर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद विद रेफरेंस टू द रूल या रूलर्स इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रेडिंग फॉरेन बैंक्स। अब देखो यार, देयर इज नो मैक्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फुली आउंड बैंकिंग। ये तो गलत ही होगा ना। अब मान चलो कोई फॉरेन कंट्रीज का बैंक है, वो हमारे यहाँ पर खुल रहा है, तो क्या उसके पास मिनिमम कैपिटल है? नहीं होगी, बिल्कुल है भाई इसमें, ठीक है। ये 3 बिलियन के समथिंग है, शायद 3 या 5 बिलियन के समथिंग, फॉर हुली आउंड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 60% ऑफ द बोर्ड्स मेंबर, तो ये सही है। तो ओनली टू, क्योंकि जब आप इंडिया में अगर एस्टेब्लाइज कर रहे हो, तो उसमें हमारे इंडियंस मेंबर्स भी तो होने चाहिए,
ठीक है, उनको भी तो रोजगार मिले। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल, आप देखो कॉर्पोरेट सोशल सीएसआर की बात कर रहे हो, इसमें सीधी सी बात की जाती है, लगता किस पर है, जो आपकी लाइक जो प्रॉफिट है पूरे साल का, ठीक है, उसमें हम लोग जो जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को जो प्रॉफिट हुआ उसको काउंट नहीं करेंगे, और जो पूरी कंपनी का प्रॉफिट है उसको उसके ऊपर लगाएंगे, और ये होगा कितना, ये है 2% CSIR। अब देखो यही चीज यहाँ पर बोली हुई है कि CSIR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, तो ये तो गलत हो गया, स्पेसिफाई है मिनिमम 2%। और सेम ऐसे ही CSIR रूल्स specify that expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। तो ये तो क्या हो गया, ये बताइए, specify that expenditure that benefits the company directly or its employees will not be considered, तो भाई सही है, उसे कंट्री उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉयज है उनको अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लाइक उनकी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, उनकी इंक्रीमेंट हो गई थोड़ी, तो उसको CSIR के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और सेकंड वाला, डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, तो स्पेसिफाई करता है भाई 2%, मैंने आपको बताया था, तो ये सेकंड इनकरेक्ट है और फर्स्ट करेक्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो 50 क्वेश्चंस के हमारे ये हो गए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। ओके, तो आज हम यहीं पर थोड़ा वीडियो को फुल स्टॉप देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।